नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत कर और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको एक अति विशिष्ट अतिथि से मुलाकात करा रहे हैं, जिनका शुभ नाम श्री एस.के. वर्मा साहब, डॉक्टर एस.के. वर्मा साहब। ये अपने विषय के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और प्रतिभा संपन्न है। इनको पढ़ाई लिखाई, पुस्तक लिखने के अलावा वास्तु का भी बहुत अच्छा ज्ञान और रुचिपूर्ण विषय वस्तु इनके पास उपस्थित है। वैसे प्रमुख रूप से डॉक्टर साहब यहाँ बलदेव पीजी कॉलेज में प्रवक्ता हैं और स्वयं का मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रीमियर ट्यूटोरियल संस्था का संचालन करते हैं। और हमारे बहुत आग्रह पे इन्होंने कुछ जो हमारे मन की जिज्ञासा थी वास्तु के संबंधित, उस विषय पे आज हमारे दर्शकों को ये बहुत कुछ बतलाएंगे, जो बहुत ही उपयोगी और सार्थक पक्ष है। आज का हमारा विषय वस्तु एपिसोड का जो है कि वास्तु के चमत्कारिक सिद्धांत क्या क्या हैं, इस विषय पे हम डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि हम हमारी जिज्ञासा और संग में दर्शकों की जिज्ञासा को शांत करें और हमारे प्रश्नों का समुचित उत्तर हमें प्रदान करें। और हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्ते। हम जैसा कि हमने आपको बताया कि वास्तु के चमत्कारी सिद्धांत, इस विषय में आपकी राय हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है वास्तु पुरुष की प्रतिष्ठा फल भवन निर्माण में क्या है? देखिए पंडित जी, वास्तु एक ऐसा विषय है जिसके बिना भवन का निर्माण, फैक्ट्री का निर्माण, दुकान का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि निरंतरता के लिए और लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को कर्म करने के लिए, सही दिशा में कर्म करने के लिए वास्तु का सही उपयोग बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छा जी। पहली चीज जो आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि वास्तु का जो है भवन निर्माण में हम प्रतिष्ठा कब करें। सबसे पहली चीज है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जी हाँ जी। उसमें से मंगलवार और रविवार के दिन कभी भी भवन का निर्माण नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार और रविवार दो ऐसा दिन है जो वास्तु सिद्धांत के अनुसार वर्जित दिन है। सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को यदि हम भवन का निर्माण वास्तु पूजन के साथ शुरू करें तो हमारे लिए वह फलदायिनी होगी, लाभदायिनी होगी और साथ ही साथ जो है हमारे भवन निर्माण में कम समय लगेगा और ज़्यादा समय के लिए उसके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। जो है हमारे पंचांगों में जो माह और पर्टिकुलर इसके साइड के मुहूर्त दिए रहते हैं, उनका भी इसमें उपयोग होगा या दिन के अनुसार हम किसी महीने में भी इस कार्य को कर सकते हैं? जी, इसमें वास्तु और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। बिना ज्योतिष की गणना के वास्तु का सिद्धांत अधूरा है। जो है जब तक जो है आप जो है दिन का चुनाव करें, इसके बाद जो है किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा एक उचित मुहूर्त निकालें जिसमें राहु दोष न हो, राहु काल उस समय न हो, भद्रा न हो और साथ ही साथ स्थिर लग्न मिलती हो, और तो वह जो है मुहूर्त सबसे बढ़िया होता है। हमारे पंचांग में इस विषय में एक कुंभ चक्र शुद्धि का भी विधान दिया गया है। आपका आशय यही है कि ये दिन का ध्यान रखें, साथ ही साथ जो निर्देशित मुहूर्त दिए गए हैं उनके अनुरूप ही इस काम को आप करेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जी, धन्यवाद। दूसरा यह है कि भवन निर्माण करते समय हम अगर जमीन भूमि को देखते हैं, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं गड्ढा, कई उसके जो कोण होते हैं,
उन कोणों का नीचा होना ऊंचा होना क्या प्रभाव करता है उस वास्तु के लिए, उस गृह निर्माण के लिए? जी पंडित जी, ऐसा है कि जब हम किसी जमीन का चुनाव करते हैं तो चुनाव करने के बाद जो है, तो आप भवन निर्माण का जब कार्य स्टार्ट करें, शुरू करें, तो वहाँ पर सबसे पहले चीज बनाने समय देखा ये जाता है कि दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र ऊंचा होना चाहिए। जी और दक्षिण पश्चिम का जो कोण, नेतृत्व कोण है, जी वह सबसे ऊंचा होना चाहिए। जैसे आप एक तल, दो तल, तीन तल बनाते चले जा रहे हैं, तो उसको अभी छोड़ दीजिए। ऊपर जो है, जब आप अपना पहला तल ही बना रहे हैं, जी तो उस समय भी आपको ऊंचे नीचे का ध्यान रखना पड़ेगा। जो है नेतृत्व कोण जो होगा, दक्षिण पश्चिम का कोण अन्य जगहों की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए। और पूरे भवन के निर्माण में दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र ऊंचा रहे और उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व का क्षेत्र थोड़ा नीचा रहे, तो वह मकान, वह जिसको भवन जिसको वास्तु सम्मत ईशान होगा। कोण कहते जी, हैं। ईशान कोण तो नीचा होना ही चाहिए। पूरा उत्तर और पूर्व का क्षेत्र भी अपेक्षाकृत दक्षिण पश्चिम के तुलना में कम होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस मकान में, उस भवन में बरकत होगी और धन का आगमन भी अच्छा होगा। अच्छा, पूरे जमीन जो भूमि है उसके आकार में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? चौकोर हो, चौरस हो, किस दिशा में लंबा हो, किस दिशा में चौड़ा हो, इसका भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। जी, देखिए ऐसा है कि आयताकार और वर्गाकार दो भवन काफी अच्छा माना जाता है जमीन। पहली चीज ये है कि आयताकार और वर्गाकार दोनों के क्षेत्र में ये देखना जाता है कि आपके दक्षिण पश्चिम की तरफ ऊंचाई हो जी और उत्तर पूर्व की तरफ थोड़ा ढाल हो। और एक चीज उसके अंतर्गत और करना है, बहुत से ऐसे भवन भी आयताकार होते हैं जिनका गहराई ज्यादा होता है और फ्रंट कम होता है। तो कोशिश ये करें कि उत्तर पूर्व को देखते हुए या दक्षिण पश्चिम को देखते हुए कुछ भाग को लान के रूप में छोड़कर जो है, और उसको जो है आयताकार एक उचित मतलब क्या नाम के परिणाम लंबाई और चौड़ाई बनाकर जी करें, तो वह जो है लाभप्रद होगा। हाँ, हमारे शास्त्रों में उसको शास्त्रीय शब्द में सूर्यवेधी और चंद्रवेधी ऐसा बताया गया है। जो प्लाट या जमीन पूरब और पश्चिम ज़्यादा लंबा हो उसको लोग सूर्यवेधी कहते हैं, और जो प्लाट दक्षिण और उत्तर ज़्यादा लंबा हो उसको चंद्रवेधी कहते हैं। और मानते ये हैं कि सूर्यवेधी मकान बनाते समय जमीन पे, जैसा कि आपने कहा कि आगे का कुछ हिस्सा लान में, बगीचे में या खुला छोड़ देने से, उसको आयताकार का स्वरूप दे देने से वो उसके सूर्यवेधी होने का दोष समाप्त हो जी जाता जी है। जी और दक्षिण और उत्तर का जो हिस्सा लंबा होता है वो चंद्रवेधी होता है। तो प्रायः वैसे में मकान के अंदर का तापमान भी संतुलित रहता है और मनचित्त भी संतुलित रहता है। जी जी। एक प्रश्न और जिज्ञासा मन में थी कि मकान बनाते समय मकान के आगे, मुख्य द्वार पे या मकान के अंदर रंगों का क्या महत्व है और ये रंग किस तरह से जीवन को प्रभावित करते हैं? देखिए पंडित जी, ऐसा है कि रंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए वास्तु को भी रंग के अनुसार जो है देखना चाहिए। पहली चीज ये है कि भवन में कभी भी काले पत्थर का प्रयोग जमीन पर नहीं करना चाहिए। काले और भूरे पत्थर का प्रयोग जमीन पर करने से राहु का प्रकोप बढ़ता है। जी दूसरी चीज ये है कि मकान में, घर के अंदर कमरों में कभी भी काले रंग का या डार्क ब्राउन रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भी राहु का प्रकोप घर में बढ़ता है और पति पत्नी के बीच में विवाद, बच्चों के बीच में विवाद, बुजुर्गों और यंग जनरेशन के बीच में विवाद उत्पन्न होता है। जो है वास्तु के अनुसार लग्न और राशि का भी प्रयोग जो है वास्तु के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई वृष लग्न और तुला लग्न या राशि का व्यक्ति है, तो उसके लिए घर के अंदर क्रीम कलर का कलर
सबसे बढ़िया होता है। हल्का नीला। हल्का हल्का क्रीम कलर, मतलब बहुत हल्का पीला जिसको कहते हैं, क्रीम हाँ, कलर का क्रीम प्रयोग कलर। बहुत अच्छा होता है। जी। उसी तरीके से यदि मेष और वृश्चिक लग्न या राशि के लोग हैं तो उनके लिए जो है बहुत हल्का नारंगी या हल्का गुलाबी रंग शुभ होता है। जी। उसी तरीके से आप देखें कि यदि मिथुन और कन्या लग्न या राशि के व्यक्ति हैं तो उनके लिए हल्का हरा रंग ज़्यादा शुभ होता है। उसी तरीके से मकर और शनि के लिए देखा गया है, लग्न या राशि दोनों जो भी कुंडली में उनकी बली हों तो उनके लिए बहुत हल्का नीला रंग शुभ माना गया है। जो है सूर्य के लिए हल्का गुलाबी रंग और चंद्रमा के लिए जो है, चंद्रमा प्रधान व्यक्ति के लिए जो है सफ़ेद रंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। वैसे हमारे एक मानना है कि घर के अंदर प्रायः हल्के रंग का ही प्रयोग करना चाहिए, भारी रंग का, गहरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो ठीक से आ नहीं पाती। एक मुख्य द्वार के बाहर के हिस्से का जो विशेष ध्यान रखना है तो उसमें किन किन रंगों का उपयोग रहने वाले प्राणियों के लिए उत्तम रहेगा? बाहर के लिए पंडित जी ऐसा है कि राशि और लग्न के अनुसार तो वो रंग कर सकते हैं। जो है बाहर कुछ व्यक्ति अपने घरों में गहरे रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ वो कभी भी गहरे रंग का प्रयोग न करें। जो है काला पत्थर लगाना बाहर भी निषेध है। निषेध है। काला ब्राउन पत्थर लगाना चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, उनके लिए कहीं से भी वह शुभ नहीं हो सकता। अच्छा, एक इसी चर्चा के मध्य जो घर के अंदर मार्बल इत्यादि का लोग जो प्रयोग करते हैं, ये कहाँ तक उचित है और कितना लाभ या हानि पहुंचाता है? देखिए, मार्बल का प्रयोग आजकल घरों में प्राय देखा जा रहा है, मार्बल या टाइल्स दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो मार्बल भी एक प्रकार का देखा जाए तो वो एक चट्टान है, और जो कि ये चट्टान मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जो है क्या नाम आपके उसको तराशा गया है। जो है तो कोई भी पत्थर हो उनका प्रयोग हम घरों के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत गहरे रंगों का प्रयोग न करें। बहुत पहले चर्चा थी कि मंदिरों में हम मार्बल का प्रयोग करते हैं, हम घरों में न करें। तो हमें इस तरह की चीज़ें जो है वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जो है हमें लगता है कि कोई विशेष अंतर नहीं है, कि जैसे एक शुभ स्थान पर हो रहा है तो घरों में भी करने में कोई जो है दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वह रंग हल्का होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए। जी। जी। अच्छा, और दूसरा ये है कि रंगों का घर के अंदर का कुछ विशेष और घर के बाहर वाले हिस्सों में भी हल्के रंग का ही प्रयोग करना चाहिए, या वहाँ पे आप अन्य रंग लगा सकते हैं? बाहर में हम लगा सकते हैं, इसलिए कि बाहर में हमें जो है बहुत सी चीज़ों से बचाना है। बहुत हल्का रंग होने के बाद हमें उम्मीद है कि शैवाल और फफूंदी का भी रंग थोड़ा सा भी असर पड़ गया तो हो सकता है कि जो है कि वो देखने में अच्छा न लगे। तो आजकल तो पेंट्स जो होते हैं बहुत ही वैरायटी के आते हैं, लेकिन जिसमें एंटी फंगल या एंटी अलगल की कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी बाहर के जो है वो गहरे रंगों का प्रयोग भी लोग कर सकते हैं, वर्जित नहीं है, क्योंकि बाहर का प्रभाव अंदर के प्रभाव से बहुत कम होता है। प्रायः सब जगह नहीं, लेकिन जो एकदम अपने भूखंड पे स्वयं का निर्मित मकान हो, उसके जो मुख्य द्वार जो बाहर की तरफ होते हैं, उनके लोहे के जो गेट बने रहते हैं, उनपे भी कोई रंगों का प्रभाव है? वहाँ काला रंग यूज कर सकते हैं कि वहाँ पे भी काला रंग यूज नहीं करना वहाँ चाहिए? पर काला रंग इसलिए लोग उपयोग करते हैं, हालांकि बहुत से जगहों पर ये लिखा हुआ है कि वर्जित होना चाहिए, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि नज़र न लगे। और हमने जो है अपने अध्ययन में पाया कि मुख्य द्वार यदि काले रंग का है, गेट जिसको कहते हैं हम, लोहे का गेट, हाँ, तो वह कहीं से भी जो है वास्तु अनुरूप है काले रंग का, इसलिए कि पहली नज़र मकान की गेट पर पड़ती है। तो व्यक्ति की नज़र वहाँ पर जो है, नज़र दोष जो होता है वो कम हो जाता है। वैसे आप अन्य रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जिनको सूट कर रहा हो काले रंग तो वो करें, उनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अन्यथा अन्य रंगों का प्रयोग करना चाहिए तो कौन सा रंग सबसे उचित और अनुकूल होगा? देखिए, अनुकूल में जो है जैसे दरवाजे का जो रंग लोग करते हैं
या तो ब्राउन करा रहे हैं या गोल्डन ब्राउन करा रहे हैं, उसको गेट का भी रंग दे सकते हैं, ग्रे कलर भी दे सकते हैं करने के लिए। बहुत से घरों में हमने देखा है कि सफ़ेद रंगों का भी प्रयोग किया हुआ है। तो यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा प्रधान है कि नहीं, तो उनको सफ़ेद रंगों का प्रयोग करना चाहिए। या फिर शनि प्रधान व्यक्ति हैं तो नीले रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि वो अपने जो है किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ कर भी यदि गेट के रंगों का चयन करें तो उनके लिए अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे बाहर के रंगों का और बाहर के लोहे के गेट के को लेके कोई बहुत ज़्यादा संशय वाली स्थिति नहीं है कि ये नहीं करना है और ये करना है। जी जी हाँ। अब हम भवन के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे अपना मुख्य काम होता है भवन निर्माण। तो हुआ, नक्शे के आधार पे हुआ, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें बहुत सशंकित करती हैं कि शौचालय किस दिशा में होना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, और अटैच लैट्रीन बाथरूम अगर है कमरे में तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। देखिए, शौचालय के लिए पंडित जी किसी भी कोण पर, चाहे वह ईशान कोण हो, चाहे वायव्य कोण हो, चाहे नैऋत्य कोण हो, चाहे आग्नेय कोण हो, किसी भी कोण पर शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ वास्तु दोष हो जाता है। हो सके तो पूरब और उत्तर को भी शौचालय के लिए बचाना चाहिए। हमारे हिसाब से सबसे उपयुक्त जगह भवन में या तो दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में शौचालय का निर्माण करना चाहिए। क्या दक्षिण और उत्तर के कोण में दक्षिण और पश्चिम के मध्य में भी शौचालय का निर्माण किया जा सकता है? जी। दक्षिण दिशा का मतलब ये है कि आप कोणों को बचाइए। दक्षिण की तरफ नैऋत्य कोण को बचाना है, आग्नेय कोण को बचाना है। पश्चिम की तरफ हमें वायव्य कोण को बचाना है, नैऋत्य कोण को बचाना है। तो बीच में जो स्थान होगा वहां पर शौचालय का निर्माण उपयुक्त होगा। हाँ, नए घरों में तो बहुत सी व्यवस्थाएं बदली हुई हैं, लेकिन प्रायः पुराने घरों में हमने देखा कि सीढ़ी के नीचे जो अनुपयोगी स्थान रहता था, प्रायः शौचालय उसी में निर्मित होता है। तो क्या ये उचित है वास्तु के दृष्टिकोण से या नहीं? बिल्कुल अनुचित है। जिसके सीढ़ी के नीचे शौचालय का निर्माण होगा वहां पर घर के मुखिया को या उसकी पत्नी को निश्चित पाइल्स की समस्या या लीवर की समस्या या पेट जनित अन्य चीजों की समस्या जरूर होगी, क्योंकि शौचालय के नीचे, सीढ़ी के नीचे शौचालय बहुत बड़ा वास्तु दोष करता है, विशेष रूप से शारीरिक कष्ट के क्षेत्र में। जी क्षेत्र में। हाँ, ठीक है। और ये वास्तु से उचित है शौचालय और स्नान घर का साथ में रहना, या समय को देखते हुए उसको स्वीकार करना, क्या चीज उचित है? देखिए पंडित जी, ऐसा है कि आजकल जो शौचालय बन रहे हैं उसमें स्नान घर और उसके बाद जो है शौचालय दोनों को एक साथ बनाया जा रहा है। तो यदि आपके शौचालय बहुत साफ सुथरा आप रखते हैं तो उनके बीच में पार्टीशन की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उतनी स्थिति नहीं बन पा रही है आपकी, तो आप ये दोनों के बीच में रेडिएटिंग ग्लास का एक दरवाजा होता है, स्लाइडिंग, वो आप लगा सकते हैं, या साधारण ग्लास का भी एक स्लाइडिंग डोर लगा सकते हैं। जो है बहुत से लोग पर्दे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन पर्दे का प्रयोग वहाँ पर हमें बहुत अच्छा मानता नहीं हूँ सफाई के दृष्टिकोण से। तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे ग्लास आ रहे हैं और उनको वो एक स्लाइडिंग डोर के बीच में, दोनों के बीच में एक टेम्पोररी जो है डिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, दोनों के जो प्लिंथ है उसमें ऊंचाई नीचाई का भी कोई महत्व है कि लेटरिन का पक्ष थोड़ा सा ऊंचा हो, स्नान का पक्ष थोड़ा सा नीचा हो, जो नीचे का फर्श बनता है? क्योंकि मैं प्रायः घरों में, होटलों में इस तरह मैं देखा हूँ, तो वो क्या वास्तु सम्मत है या पानी उनी का बहाव जो है उचित ढंग से लेटरिन का अलग हो और स्नान घर का अलग हो, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि यदि हमारा इंडियन टॉयलेट है तो इंडियन टॉयलेट के केस में थोड़ा सा जो है, जो शौचालय वाला पार्ट हो थोड़ा ऊंचा रखा जाता है और स्नान वाला जो है थोड़ा सा नीचा रखा जाता है। लेकिन यदि वेस्टर्न टॉयलेट है तो उसमें कोई ऐसा वास्तु दोष नहीं है, क्योंकि पानी गिरने की कोई संभावना नहीं रहती, तो इसलिए दोनों के तल एक समान हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब
गृह निर्माण में मुख्य पक्ष घर के अंदर रसोई घर को भी लेके तमाम तरह की भ्रांति है कि क्या सिर्फ अग्निकोण में ही रसोई आप बना सकते हैं, अन्यथा पूरे मकान के अन्य दिशाओं में भी कहीं आप रसोई का निर्माण कर सकते हैं। देखिए पंडित जी, ऐसा है कि दिन पर दिन जगह कम होती जा रही है और उसमें मकान का निर्माण है। एक समय में लोग 500-700 स्क्वायर फीट में मकान बनाना सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज उसमें भी बना रहे हैं जो है। तो बहुत सी चीज़ें वास्तु के अनुरूप छोटे से मकान में या फ्लैट में हो नहीं सकती। तो हो सकता है कि आग्नेय कोण आपको मिले नहीं। वैसे रसोई के लिए सबसे अच्छी जगह आग्नेय कोण होती है, लेकिन यदि आपको आग्नेय कोण नहीं मिल रहा है तो फिर अन्य किसी कोण पर आप रसोई न बनावें, बल्कि पूरब दिशा में बनावें या पश्चिम दिशा में बनावें। तो पूरब की दिशा में भी उपयुक्त है और पश्चिम की दिशा में भी रसोई घर उपयुक्त है, लेकिन वो किसी कोण पे नहीं होना चाहिए। और दक्षिण की दिशा में भी रसोई घर का निर्माण वर्जित है, हाँ, मुख्य रूप से दक्षिण दिशा न नहीं होनी चाहिए। जी। जी लेकिन जैसे अग्निकोण दक्षिण और पूरब को मिला के कोण का पक्ष होता है। जी मैं इस विषय का बहुत तो जानकारी नहीं, लेकिन मेरी संज्ञान में आया था कि दूसरे विकल्प के रूप में उत्तर और पश्चिम का कोना रसोई घर के लिए ज़्यादा उपयुक्त कहते हैं, अगर पूरब और उत्तर दक्षिण और न मिले। पश्चिम के कोण को हम इसलिए अच्छा नहीं कहते, बनाया जा सकता है, बहुत दोष नहीं लगेगा। ऐसे लोग बाहर से खाना ज़्यादा मंगाना पसंद करेंगे, घर में बनाना कम पसंद करेंगे। हमारे जानकारी में एक फैमिली है जिनकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन जब से उन्होंने वायव्य कोण में किचन बनाया तब से उनका खाना बाहर से पैक होकर जा रहा है। तो घर में खाना कम बनता है, बाहर से खाना जाता नहीं है। तो ये गृहिणियों के लिए जी। तो बड़ा लाभप्रद है। जी, उनके लिए लाभप्रद है, लेकिन जो है क्या नाम आपके रसोई का उपयोग कम होने लगता है। अच्छा, अब एक मुख्य पक्ष और घर के अंदर का है कि पूजा स्थान, पूजा घर ईशान कोण के अलावा भी कहीं रखा जा सकता है, या ईशान कोण ही उसके लिए सबसे उचित है? देखिए, पूजा स्थान तो सबसे बढ़िया ईशान कोण पे ही है, लेकिन ईशान कोण यदि भवन में किसी का खाली न मिले, मान लीजिए पूरब मुखी मकान हो, उत्तर मुखी मकान हो, तो उसको ईशान कोण ठीक से न मिल पाए, कहीं उसका बैठक घर हो वहाँ पर या इस तरह की स्थिति है, तो आप पूरब में भी अपना पूजा घर बना सकते हैं। और यदि उनके पास जगह नहीं है पूरब में तो उत्तर में बनाएं, लेकिन ईशान कोण के अतिरिक्त किसी अन्य कोण में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। और पूरब दिशा भी बहुत अच्छी है, क्या नाम आपके पूजा स्थल के लिए, यदि ईशान कोण नहीं मिल रहा है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जिनके यहाँ बच्चे हैं और पढ़ने वाले हैं, तो वो बार बार ये जानना चाहते हैं कि हम घर के अंदर अपना अध्ययन कक्ष बच्चों के लिए कहाँ रखें, और बच्चे किस मुंह की बैठकर अध्ययन करें, जिससे उनके अंदर एकाग्रता हो और अपने विषय की सफलता हो। देखिए, जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं पृथ्वी के, तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो हमारा एक जो आपका एनर्जी है, ऊर्जा है जो सूर्य का, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ इस तरीके से आता है। तो बच्चों को हमेशा ही मुंह पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ या ईशान कोण की तरफ करके करना चाहिए, और अच्छा होगा कि उनका अध्ययन का कक्ष भी पूरब या उत्तर की तरफ ही बनाया जाए। लेकिन यदि पूरब उत्तर में मकान में जगह नहीं है तो वह जो है दक्षिण पश्चिम में भी बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका मुंह सदैव पूरब और उत्तर या ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। ठीक है। अब मास्टर बेडरूम, जो मुख्य मालिक का स्थान बोला जाता है, वो जिसकी दिशा कही जाती है कि पश्चिम दक्षिण है, किसी कारण से पश्चिम दक्षिण की दिशा हेड ऑफ फैमिली को न मिले तो कहाँ फिर मास्टर बेडरूम? देखिए, वास्तु का एक पुराना सिद्धांत था कि दक्षिण पश्चिम नेतृत्व कोणों में स्टोर रूम बनाया जाए, वहाँ खूब भारी चीज रखा जाए। लेकिन जैसे जैसे कम क्षेत्रों के भवनों का निर्माण, फ्लैटों का निर्माण होने लगा, तो इस तरीके से जो हमारा दक्षिण पश्चिम नेतृत्व कोण है उसके कमरे को मास्टर बेडरूम माना जाता है।
तो मास्टर बेडरूम तो है ही है वो, लेकिन यदि आपके पास जगह नहीं है तो आप दक्षिण में भी मास्टर बेडरूम बना सकते हैं या पश्चिम में बना सकते हैं, लेकिन कोण को छोड़कर। कोण एक ही जो है मास्टर बेडरूम के लिए होनी चाहिए, और वो है नेतृत्व कोण जो है। इसके अलावा हम दक्षिण के में और पश्चिम में भी बेडरूम का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, चाहे मल्टी स्टोरी बने, चाहे निजी मकान डुप्लेक्स इत्यादि बने, लिफ्ट होने के बावजूद भी सीढ़ी सब जगह आवश्यक है। तो घर की किस दिशा में सीढ़ी निकालना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? सीढ़ी के लिए सबसे उचित स्थान वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा, उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब नेतृत्व कोण की दिशा। तो यहाँ से भी सीढ़ी निकालते हैं जो है, तो दो स्थान बहुत अच्छा है। वैसे मकान में जगह नहीं है तो आप अन्य स्थानों से भी सीढ़ी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी ईशान कोण से सीढ़ी न निकालें, पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर जो है मकान में एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सीढ़ी के संदर्भ में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सीढ़ी हमेशा क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, यानी कि राइट टू लेफ्ट घूमना चाहिए। और प्रत्येक तल में जो सीढ़ी के पायदान होते हैं उनकी संख्या विषम होनी चाहिए। हमने पुराने लोगों से भी बात किया था, तो उन्होंने कहा कि सीढ़ी जब ऊपरी मंजिल पर निकले तो उसकी दिशा दक्षिण और पूरब ही होना चाहिए, उसकी दिशा उत्तर या पश्चिम नहीं होना चाहिए। तो ये कितना महत्वपूर्ण है? अब एक्चुअली में जब हम दक्षिण पश्चिम से सीढ़ी निकालेंगे तो वहां तक फिर ले जाने के लिए फिर हमको पूरा घूमना पड़ेगा जो है, और इतनी जगह मकानों में होती नहीं है। तो हमारी समझ से कि सीढ़ी की दिशा को ईशान कोण बचाना चाहिए, हो सके तो उत्तर दिशा को भी बचाना चाहिए, और क्लॉकवाइज घुमा कर लेकर जाना चाहिए। यह व्यक्ति के लिए ऊर्जा प्रदायक होगी। हाँ, अब आखिरी प्रश्न में मेरा ये था कि स्वागत कक्ष, जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं, या विशेष परिस्थिति में गेस्ट रूम भी कहा जा सकता है, ये मकान के किस हिस्से में रखना ज़्यादा उचित होगा? उसके लिए भी ईशान कोण सबसे अच्छा माना जाता है। पूर्व की दिशा भी अच्छी है। जिसके घर गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हो तो वायव्य में भी बना सकता है, कम से कम आए तो जल्दी से निकल जाए जो है, तो वायव्य में भी बनाया जा सकता है। लेकिन स्वागत कक्ष यानी ड्राइंग रूम को हो सके तो उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम कोण या ईशान कोण तक ही सीमित रखें। उसके आगे ले जाने पर जो है ड्राइंग रूम का जो है वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। दर्शकों, आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर डॉक्टर साहब ने अपने विचार रखे और बहुत ही सुलभ और सरल तरीके से आप तक अपनी बात उन्होंने पहुंचाया। और आगे भी हम इनका बहुत छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण विषयों पे इनका विचार लेंगे। और अगर हमारे इस प्रयास से आप लोग संतुष्ट हों तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम आप सभी दर्शकों के की तरफ से डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे और आपके जीवन में उपयोगी वास्तु को बड़े सरल ढंग से समझाया। जय विश्वनाथ।